तो गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज प्रिया सेन। वेलकम टू ज्ञान सागर क्लासेस। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और खुश होंगे। तो वो बच्चों, कल हमने डिस्कस किए थे नेशनल इनकम यूनिट 1 के एमसीक्यू और आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल इनकम यूनिट 2 के एमसीक्यू। नेशनल इनकम 1 में हमने क्या पढ़ा था? डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम के बारे में। आज हम पढ़ेंगे केनेसियन मॉडल के बारे में। ठीक है, पहले हम 5 मिनट में क्विकली इस पूरे चैप्टर का रिवीजन देख लेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे इस चैप्टर के एमसीक्यू। तो आइए पहले इसका क्विक रिवीजन देख लेते हैं। केनेसियन मॉडल डिपेंड करता है हमारा जॉन मैनार्ड किन्स की थ्योरी पे। जॉन मैनार्ड किन्स क्या बोलते हैं? किसी भी इकोनॉमी में जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वो क्या होगा अपना? एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है? सी प्लस आई, और एग्रीगेट सप्लाई का होता है सी प्लस एड। दैट मीन्स जिस पॉइंट पे कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट इक्वल हो जाएगा कंजम्पशन प्लस सेविंग के, वो हमारा क्या होगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। यहाँ पर देखिए फर्दर हम सी से सी को कट कर सकते हैं। दैट मीन्स जहां पर आई इज इक्वल्स टू एस होगा वो क्या होगा? हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्लियर है? जॉन मेनार्ड किन्स की जो थ्योरी थी वो बोलते थे किसी भी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम पॉइंट कब अचीव हो सकता है? एग्रीगेट डिमांड पे फोकस करके। देखिए आपको ही पता है कि सप्लाई अपने आप में एक इंडिपेंडेंट फैक्टर नहीं होता है। अगर किसी इकोनॉमी को हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट पे लेके आना है तो पहले हमें उसकी डिमांड को इंक्रीज करवाना पड़ेगा। डिमांड इंक्रीज कैसे होती है? जब गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज करती है, टैक्स रेट को कम करती है, सब्सिडी को इंक्रीज करती है। इस तरह से गवर्नमेंट लोगों की डिमांड को इंक्रीज करती है। और जब डिमांड ज्यादा होती है तो सप्लायर क्या करता है? सप्लाई भी ज्यादा करता है। ठीक है, तो जॉन मेनार्ड किन्स का बोलना था किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करना है या उसे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंचना है तो उसे अल्टीमेटली एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो किन्स की थ्योरी है वो डिपेंड किस पे करती है? एग्रीगेट डिमांड के ऊपर। दैट मीन्स किसी भी इकोनॉमी में इफेक्टिव आउटपुट हम कब अचीव कर सकते हैं? इफेक्टिव आउटपुट को हम तभी अचीव कर सकते हैं जब इकोनॉमी में हमने एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करने के लिए इनफ एफर्ट लगा लिए। क्लियर है यहाँ तक? इसके इसके बाद देखिए इन्होंने बोला था कि जो एग्रीगेट डिमांड होती है वहां तक पहुंचने के लिए हमें इफेक्टिव आउटपुट पे काम करना होगा, या इफेक्टिव आउटपुट तक पहुंचने के लिए हमें एग्रीगेट डिमांड पे काम करना होगा। तो एग्रीगेट डिमांड या इफेक्टिव आउटपुट तक पहुंचने के लिए हमें एम्प्लॉयमेंट पे कैसे फोकस करना है? तो इन्होंने बोला आप एम्प्लॉयमेंट पे फोकस मत करो, आप एग्रीगेट डिमांड पे फोकस करो। अगर हम डिमांड पे फोकस करेंगे तो ऑटोमेटिकली जैसे डिमांड ज्यादा होगी सप्लायर सप्लाई ज्यादा करने की कोशिश करेगा। सप्लायर जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कलेक्ट करने की कोशिश करेगा। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारा लेबर भी होता है। उसकी डिमांड इंक्रीज होगी तो सोसाइटी में या इकोनॉमी में जो भी लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जब उनको रोजगार मिलेगा तो उनकी उनकी इनकम अर्न होगी और ऐसे जो मनी का सर्कुलेशन है वो ठीक तरह से काम करेगा। दैट मीन्स अगर हमें इकोनॉमी को ठीक करना है तो हमें डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट पे फोकस नहीं करना है, हमें किस पे फोकस करना है? एग्रीगेट डिमांड पे। एक और बात जॉन मेनार्ड किन्स ने बोली थी, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है हमारा, ईक्यू पॉइंट जो होगा इकोनॉमी में वो जरूरी नहीं है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर आए। बिकॉज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अपने आप में क्या होता है? एक मिथ होता है। मिथ मतलब हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। किसी भी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट हो ही नहीं सकता, बिकॉज हर इकोनॉमी में या हर कंट्री में वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा रहता ही रहता है। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? कुछ लोग काम तो कर सकते हैं, उनके पास स्किल्स भी है, बट दे डोंट वांट टू वर्क, तो उसको क्या बोलते हैं? वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो हमेशा किसी भी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हम अचीव नहीं कर सकते। देर इज ऑलवेज एंड ऑलवेज वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट विल अवेलेबल। तो हमेशा कोई ना कोई वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर रहेगा ही रहेगा। तो क्या जब तक फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो हम इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव नहीं कर सकते? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। इक्विलिब्रियम पॉइंट को हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे भी अचीव कर सकते हैं और बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे भी अचीव कर सकते हैं। यहाँ से एमसीक्यू आता है, ध्यान रखिएगा। जरूरी नहीं है जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो वो हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पे अचीव हो। फुल एम्प्लॉयमेंट पे भी हो सकता है और बिलो दी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल भी हो सकता है। क्लियर है? यहाँ तक हमने 3-4 बातें सीख ली। अब इस चैप्टर में हमें कौन कौन से कंसेप्ट पढ़ने देखिए।
सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है एमपीसी और एमपीएस, एमपीसी एंड एमपीएस। एमपीसी मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और एमपीएस मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का सबमिशन होता है किसके इक्वल होगा, 1 के। इसी तरह एक वर्ड होता है एपीसी और अदर वन इज एपीएस। एपीसी मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एपीएस मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। ये इन दोनों का टोटल भी क्या होता है, हमेशा 1 होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल्स टू 1, एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल्स टू 1। एक होता है हमारा सब सेविंग फंक्शन और एक होता है कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन को कैसे लिखेंगे, c इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ y। दैट मीन्स ये क्या डिनोट कर रहा है, कंजम्पशन अपने आप में इंडिपेंडेंट फैक्टर नहीं है, बिकॉज फंक्शन में जो भी राइट हैंड साइड में फैक्टर होता है वो अपने आप में कैसा होता है, इंडिपेंडेंट, और जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है वो क्या होता है, डिपेंडेंट। तो कंजम्पशन फंक्शन में कंजम्पशन डिपेंड किस पे कर रहा है, y के ऊपर, इसलिए कंजम्पशन फंक्शन क्या दिखाता है, इनकम और कंजम्पशन में रिलेशन क्या होता है। इसको हम फर्दर और इलेबरेट करके लिख सकते हैं, जैसे c इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ y को कैसे लिख सकते हैं हम, y का एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं हम, y इज इक्वल्स टू a प्लस y, नहीं सॉरी c इज इक्वल्स टू a प्लस b y। ये c क्या बता रहा है, हमारा टोटल कंजम्पशन को बता रहा है। a क्या बता रहा है, ऑटोनोमस कंजम्पशन। बिकॉज ऐसा कभी भी नहीं होगा जिस पर्सन की इनकम 0 है उसका कंजम्पशन भी 0 हो जाएगा, बिकॉज हर पर्सन को अपनी लिवलीहुड चलाने के लिए कुछ ना कुछ मिनिमम क्वांटिटी तो कंज्यूम करनी पड़ती है। दैट मीन्स अगर y 0 है तब भी वो पर्सन कुछ ना कुछ कंज्यूम तो कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम, ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो a और ऑटोनोमस कंजम्पशन का मतलब होता है कंजम्पशन का वो पार्ट जो टोटल इनकम पर डिपेंड नहीं करता है, जो इनकम से इंडिपेंडेंट कंजम्पशन होता है उसको क्या बोलते हैं हम, a। b किसको दिखाता है, b दिखाता है हमारी MPC, और y किसको दिखाया है, कंज्यूमर की टोटल इनकम को जिसको वो कंज्यूम और सेव करने के लिए फ्री है। तो हमारा टोटल कंजम्पशन कैसा निकलता है, एक तो ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस टोटल इनकम का वो पार्ट जो कंज्यूमर खर्च कर देता है कंजम्पशन पर्पस के लिए। दैट मीन्स y इंक्रीज हो जाने पर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के अकॉर्डिंग हम कंजम्पशन निकाल लेंगे, और उसमें अगर हम ऑटोनोमस कंजम्पशन को ऐड कर देंगे तो ये क्या बताएगा, हमारा टोटल कंजम्पशन। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा एमपीसी। एमपीसी या इसको हम बोलेंगे कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, हमारा कंजम्पशन फंक्शन हो गया। इसी तरह सेविंग फंक्शन भी होता है। सेविंग फंक्शन कैसे लिख सकते हैं हम, s इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ y। ठीक है, दैट मीन सेविंग किस पे डिपेंड कर रही है, इनकम पे। इनकम ज्यादा तो सेविंग भी ज्यादा, इनकम कम तो सेविंग भी कम। तो यहाँ पे हमने इस चैप्टर में जो मेन पॉइंट है उसको ब्रीफली समझ लिया। सबसे पहले हमने देखा कि जॉन मेनार्ड किसने किस पे फोकस किया था, अगर किसी भी इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंचना है तो उसको एग्रीगेट डिमांड पे फोकस करना पड़ेगा। एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करते ही सप्लाई अपने आप इंक्रीज होगी और इकोनॉमी अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच जाएगी। और एग्रीगेट डिमांड पे फोकस करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी इकोनॉमी में इंक्रीज होगा। किसी भी इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंचने के लिए जरूरी नहीं है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे काम करे, बिकॉज हमेशा इकोनॉमी में कोई ना कोई वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट तो होगा ही। जरूरी नहीं है हर इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट तक पहुंच के ही इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव करे। दैट मीन किसी भी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव करने के लिए फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल भी हो सकता है और बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे भी हम इक्विलिब्रियम पॉइंट को अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा हमने देखा एमपीसी, एमपीएस, एपीसी, एपीएस। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं हमारे जो एमसीक्यू दे रखे हैं उनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला एमसीक्यू देखिए, इफ द केनेसियन मॉडल इक्विलिब्रियम एग्रीगेट आउटपुट इज डिटरमाइंड बाय, इसकी बात हो रही केनेसियन। केनेसियन मतलब जॉन मेनार्ड किन्स, तो जॉन मेनार्ड किसने किस पे फोकस किया था, एग्रीगेट डिमांड पे। वन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। Keynes believed that the
that an economy may attain equilibrium level of output. Equilibrium level of output कब अचीव होगा? Only at a full employment level of output. Below the full employment level of output, only if prices were inflexible A and C above. ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका बिलो द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, बिकॉज जरूरी नहीं है किसी भी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव करना, तो बिलो द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे भी इक्विलिब्रियम आउटपुट अचीव हो सकता है। अकॉर्डिंग टू कीन्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज डिटरमाइंड बाय द, कीन्स ने बोला कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैसे डिटरमाइन होगा, तो उन्होंने बोला था इनकम पे डिपेंड करता है। इनकम भी कौन सी? डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या होता है? इनकम में से गवर्नमेंट को उसका हिस्सा देने के बाद, गवर्नमेंट का हिस्सा हमारी इनकम में क्या होता है? टैक्स। टैक्स देने के बाद जो भी इनकम बचती है, जिसको कंज्यूमर सेव करने के लिए या कंज्यूम करने के लिए फ्री रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम? डिस्पोजेबल इनकम। तो अकॉर्डिंग टू कीन्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज डिटरमाइंड बाय द इनकम। कौन सा ऑप्शन हो गया? डिस्पोजेबल इनकम। थर्ड का आंसर हो गया ऑप्शन सी। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी क्या दिखाता है? देखिए एमपीसी का एक फॉर्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ये क्या बताता है एमपीसी? मार्जिनल का मतलब एडिशनल। एडिशनल प्रोपेंसिटी कितनी है कंजम्पशन करने की, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? दैट मीन्स इनकम में चेंज हो जाने पर कंज्यूमर अपना कंजम्पशन कितने परसेंट से चेंज करता है, एमपीसी यही बताता है। देख लीजिए, अ चेंज इन स्पेंडिंग ड्यू टू चेंज इन द इनकम। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। एमपीसी क्या बताता है कि चेंज इनकम में चेंज हो जाने की वजह से खर्चे में कितने परसेंट से चेंज हो गया, तो सेविंग की बात कर रहा है, ये नहीं हो सकता। पार्ट ऑफ इनकम दैट इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन, देखिए पार्ट ऑफ इनकम जो स्पेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एपीसी। एपीसी क्या बताता है? मैं अपनी टोटल इनकम का कितना परसेंट कंजम्पशन पे खर्च करते हूँ, जबकि मार्जिनल क्या बताता है? चेंज को बताता है। क्वेश्चन क्या पूछा था हमने? क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था? मार्जिनल के बारे में पूछा था, और जहां पे मार्जिनल वर्ड आएगा वहां पे चेंज तो आएगा ही आएगा। पार्ट ऑफ इनकम दैट इज नॉट सेव्ड, ठीक है, ये भी ये नहीं बताता, ये हमारा एमपीसी को नहीं बताता। इसका आंसर क्या होगा? फोर्थ का ऑप्शन है। दैट मीन्स एमपीसी ये बताता है मेरा कंजम्पशन कितने परसेंट से चेंज होगा ड्यू टू चेंज इन द, if the consumption function is expressed as c is equals to a plus by, then v represent, ठीक है, कंजम्पशन फंक्शन ये बता रहा है कि c इज इक्वल्स टू a प्लस बी वाई, तो यहाँ पे b किसको रिप्रेजेंट करता है? b अभी हमने अभी देखा था कि b किसको बताता है? MPC। क्लियर है? यहाँ पे हमने इक्वेशन लिखी थी, ये रहा। पूछा गया अगर c इज इक्वल्स टू a प्लस बी वाई है, तो यहाँ पे b किसको दिखाता है? MPC को दिखाता है। दैट मीन b मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को बता रहा है। इसका मतलब ये हुआ इनकम के इंक्रीज हो जाने पर कंज्यूमर अपना कंजम्पशन कितने परसेंट से इंक्रीज कर देगा। देख लेते हैं। बी रिप्रेजेंट एमपीसी। ए में क्या बोला गया? ऑटोनोमस कंज्यूमर एक्सपेंडिचर व्हेन इनकम इज जीरो। ऑटोनोमस कंज्यूमर एक्सपेंडिचर को तो कौन दिखाता है? ए। ये तो गलत हो गया हमारा। द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, बी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज एमपीसी को किससे डिनोट करते हैं? बी से। द एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई व्हेन कंजम्पशन इज इंक्रीज, ये एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर को भी नहीं दिखा रहा, पार्ट ऑफ डिस्पोजेबल इनकम को भी नहीं दिखा रहा। बी दिखाता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्वेश्चन नंबर 6, if the consumption function is expressed as c is equals to a plus y by, then a represent, a किसको represent करता है? ऑटोनोमस कंजम्पशन को। तो आंसर क्या हो जाएगा? सिक्स्थ का ए। ए मतलब ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर, दैट मीन कंजम्पशन का वो पार्ट जो मेरी टोटल इनकम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। सेवंथ, if the consumption function is c is equals to 20 plus 0.5 yd, ये वाले क्वेश्चन आपको ध्यान से करने, ठीक है। देन एन इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम बाय द ₹100 विल रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय रुपीज। देखिए क्या बोला गया है यहाँ पे, कंजम्पशन फंक्शन लिखा हुआ है a प्लस बी वाई डी, वाई डी का मतलब डिस्पोजेबल इनकम। c इज इक्वल्स टू, मैंने a की जगह 20 लिख दिया, b की जगह मैंने 0.5 लिख दिया, और यहाँ पे yd लिख दिया। ये b क्या बता रहा है? b ये बता रहा है 0.5 का मतलब क्या हो गया? 50%। दैट मीन्स अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है कितने भी रुपए से, तो वो बढ़ी हुई इनकम का 50% कहाँ पे यूज करता है? कंजम्पशन के अंदर यूज कर लेता है। तो इसमें पूछा क्या गया हमसे कि अगर डिस्पोजेबल इनकम 100 रुपीज से इंक्रीज हुई, दैट मीन्स ये वाईडी अगर 100 रुपीज से इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कितना होगा? तो इंक्रीज कितना होगा? इसका 50% निकाल लीजिए, 0.5%।
100 का 0.5 कितना होता है 50 रुपीज। इसका आंसर क्या होगा सी। आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन में इंक्रीज पूछा है टोटल पूछा, अगर इसकी जगह टोटल होता मेरा आंसर क्या हो जाता 50 तो यहाँ पे आ गया और इसमें 20 में ऐड कर देती 20 प्लस 50 70 आता। ठीक है, लेकिन आपसे ये नहीं पूछा गया, आपसे सिर्फ इंक्रीज पूछा गया। इंक्रीज कैसे आएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 0.5 दैट मीन्स 50। 8 देखिए, 8 ऊपर वाले से थोड़ा अलग है, वहां पे इंक्रीज पूछा गया था, यहाँ पे टोटल पूछा गया है, मतलब आपको ए में ऑटोनोमस कंजम्पशन को भी ऐड कर देना है। ठीक है, इफ द ऑटोनोमस कंजम्पशन इक्वल रुपीज 2000 एंड द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल 0.8, इफ डिस्पोजेबल इनकम इक्वल रुपीज 10,000 देन द टोटल कंजम्पशन विल बी रुपीज। तो पूछा गया टोटल कितना होगा, तो ए कितना हो गया 2000, बी कितना हो गया हमारा 0.8 और इनकम कितनी है हमारी 10,000। अब टोटल पूछा गया है तो 10,000 का 0.5 भी 0.8 सॉरी 0.8 है, 10,000 का 0.8 निकालेंगे उसके अंदर 2,000 हम प्लस कर देंगे, तो 10,000 का 0.8 मतलब 80% कितना हो गया 8,000 प्लस, तो आंसर कितना आएगा हमारा 10,000। टोटल पूछा गया, टोटल के अंदर ए भी ऐड हो गया, तो इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, 9th देखिए, in the Keynesian cross diagram the point at which the aggregate demand function crosses the 45-degree line indicated that level of full employment income less than full employment level of income, equilibrium level of income which may or may not be full employment level of income। तो पूछा गया है केनियसन क्रॉस डायग्राम में जो ये लाइन होती है एग्रीगेट डिमांड फंक्शन की, एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई, ये क्या बताती है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट को तो बताती है, लेकिन हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया जरूरी नहीं है इक्विलिब्रियम पॉइंट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर ही अचीव हो, बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर भी इक्विलिब्रियम पॉइंट आ सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम विच मे और मे नॉट बी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इनकम। 10 देखिए, इन अ क्लोज इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड इज द सम ऑफ, क्लोज इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड किसका सम होता है। अब इसको भी एक बार देख लेते हैं। इस चैप्टर में हमारे कौन कौन से मॉडल दे रखे हैं, एक तो दे रखा है 2 सेक्टर मॉडल, एक 3 सेक्टर मॉडल और एक 4 सेक्टर। देखिए 2 सेक्टर और 3 सेक्टर मॉडल तो क्या होता है क्लोज इकोनॉमी होता है, और 4 सेक्टर मॉडल क्या होता है ओपन इकोनॉमी होता है। और ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी में किसका डिफरेंस होता है, ओपन इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहाँ पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, क्लोज इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहाँ पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं होता है। तो क्लोज इकोनॉमी में फिर 2 सेक्टर मॉडल में तो कौन कौन आएगा, बिजनेस प्लस हाउस होल्ड। ठीक है, ये किस पे आएंगे हमारे 2 सेक्टर मॉडल में। 3 सेक्टर मॉडल में क्या आएगा बिजनेस प्लस हाउस होल्ड प्लस गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे बिजनेस हाउस होल्ड प्लस गवर्नमेंट आ गया। यहाँ पर क्या आएगा 4 सेक्टर मॉडल में बिजनेस प्लस हाउस होल्ड प्लस गवर्नमेंट एंड प्लस एक्सपोर्ट माइनस। मतलब जिस भी इकोनॉमी में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होगा वो ओपन इकोनॉमी होगी, और जिस इकोनॉमी में एक्सपोर्ट भी नहीं होता इंपोर्ट भी नहीं होता वो अपने आप में क्या होगी क्लोज इकोनॉमी होगी। तो देख लीजिए यहाँ पे कौन से में आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं लिखा हुआ है, बिकॉज हमसे पूछा क्या गया है क्लोज इकोनॉमी के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। कंज्यूमर एक्सपेंडिचर डिमांड फॉर एक्सपोर्ट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट हो गया तो ये तो ओपन इकोनॉमी में चल गया। प्लान्ड इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, क्या पूछा गया है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर प्लान्ड इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट कुछ भी नहीं दे रखा, तो ये आंसर हमारा हो सकता है। ठीक, देखते हैं कंज्यूमर एक्सपेंडिचर एक्चुअल इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड नेट एक्सपोर्ट, यहाँ पे भी एक्सपोर्ट दे रखा तो ये भी आंसर नहीं होगा। कंज्यूमर एक्सपेंडिचर प्लान इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड नेट एक्सपोर्ट, ये भी नहीं होगा। तो जहाँ पे भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है उसको हटा दिया, तो बचा कौन सा हमारा सी प्लस आई प्लस जी। ठीक है, इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, 2 सेक्टर मॉडल को तो क्या बोलते हैं हम सी प्लस आई, इसको क्या बोलते हैं सी प्लस आई प्लस, को क्या बोलते हैं सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस। क्लियर है, चलो 11 देखिए, अंडर इक्वेशन c इज इक्वल्स टू a प्लस बी वाई, और b की वैल्यू क्या है 0.8, b मतलब क्या है एम पी सी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 सेक्टर एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर अंडर।
ठीक है, तो इसमें पूछा गया हमसे कि टू सेक्टर एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, टू सेक्टर एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/MPS। ठीक है, अब आप बोलेंगे एमपीएस तो गिवन नहीं है, लेकिन बी हमें एमपीसी तो गिवन है, और हमें ये भी पता है कि एमपीसी प्लस एमपीएस कितना होता है, 1 होता है। क्लियर है, एमपीसी प्लस एमपीएस होता है 1। तो एमपीसी की जगह मैंने 0.8 लिख दिया, एमपीएस की जगह मैंने एमपीएस ही लिख दिया और +1 लिख दिया। तो एमपीएस की वैल्यू कैसे निकलेगी, 1 माइनस 0.8, तो कितना आ जाएगा 0.2। ठीक है, तो 0.2 1 में अगर मैं 0.2 से डिवाइड कर दूंगी तो क्या आ जाएगा हमारा एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, तो 1 में 0.2 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा 5। तो 11th का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन। ठीक है, तो हमने जो केनेसियन मॉडल थे उसके बुक के एमसीक्यू जितने दे रखे थे तो सारे सोल्व कर लिए। इसके अलावा मैंने आपको इसकी बेसिक कंसेप्ट भी बता दी जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए धन्यवाद।